Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next and the last part of P Block Elements. तो आज के पार्ट के साथ हमारा P Block जो 12th का है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के पार्ट में हम ग्रुप 18 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ कंपाउंड्स दोनों के ही बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। ठीक है, सो गाइज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप एक ऐप है जिसका नाम है डाउटनट, उसके थ्रू अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनेसॉन। ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं और केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं ये, इसी वजह से इनका नाम नोबल गैसेस पड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे जो कि है अकरेंस। अब जितनी भी ये गैसेस हैं हमारी, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन को छोड़ के सब एटमॉस्फेयर में मिलती हैं हमें। इनका एटमॉस्फेरिक अबंडेंस जो है ड्राई एयर में अगर हम देखें तो 1% होता है बाय वॉल्यूम ऑलमोस्ट, और उसमें भी जो आर्गन है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। हीलियम और कभी कभी नियॉन जो है वो रेडियो एक्टिव ओरिजिन के जो मिनरल्स होते हैं उनमें भी मिलते हैं हमें, जैसे पिच ब्लेंड हो गया, मोनाजाइट हो गया, क्लीवाइट हो गया, इन सब में। देन जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का वो क्या है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में हमें हीलियम मिलती है। अब जेनॉन और रेडॉन जो है वो रेयरेस्ट एलिमेंट हैं ग्रुप के। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 Ra। तो जब हम इसका डीके करवाते हैं तो हमें उसके प्रोडक्ट के रूप में रेडॉन मिलता है। कैसे, Ra 22688 ये हमें डीके करने पे देगा रेडॉन, जो कि 222 होगा जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 86 प्लस हीलियम भी मिलेगी इसमें हमें। अब ऑर्गेनेसॉन जो है ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे, जब हम CF जिसका 249 और 98 है मास नंबर और एटॉमिक नंबर प्लस Ca से उसको रिएक्ट करवाते हैं तब ये हमें देता है ऑर्गेनेसॉन प्लस 3N। अब आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा एलिमेंट है जिसको हम CF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो ऑर्गेनेसॉन है उसका सिंबल तो हमने देख लिया, OG है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 118 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मास नंबर है 294 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो है रेडॉन, फिर 5F14, 6D10, 7S2, 7P6। अब बहुत कम अमाउंट जो है OG का वो प्रोड्यूस होता है। इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम है, सिर्फ 0.7 मिली सेकेंड्स, यानी कि 0.7 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। इसकी केमिस्ट्री को लेके काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस जो है वो किए गए हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इनके कुछ ट्रेंड्स पे। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2Np6 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का रहता है 1s2। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है नोबल गैस की, इंक्लूडिंग देयर इनएक्टिव नेचर, वो उनके क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर की वजह से आती है। मतलब इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है हम इनके क्लोज शेल स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि इनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हालांकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा और उस इंक्रीज की वजह से जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नीचे जाते वक्त कम होती जाएगी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे जो कि है एटॉमिक रेड आई। तो एटॉमिक रेड आई जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और रेडियस भी हमारी बढ़ती जाएगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि जो नोबल गैस है उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए उनकी टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं और वो भी पॉजिटिव में। क्लियर हो गए चारों ट्रेंड्स। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो जितनी भी हमारी नोबल गैसेस हैं वो मोनोएटॉमिक होती हैं, कलरलेस होती हैं, ओडरलेस होती हैं और टेस्टलेस होती हैं। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम है। क्यों?
क्योंकि इनमें जो इंटर इंटरेक्शन का टाइप होता है वो सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्सेस की फॉर्म में होता है, बाकी और कोई नहीं होता। इस वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाता है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। हीलियम जो है उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ 4.2 केल्विन पे, मतलब जितने भी हमारे नॉन सब्सटेंसेस हैं उनमें से सबसे कम अभी तक हीलियम का ही पता चला है। हीलियम की एक और अनयूजुअल प्रॉपर्टी है कि जितने भी हमारे मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल्स जो हैं, जैसे रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, उनमें ये आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हर एक मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जनरल में अगर हम देखें तो नोबल गैसेस हमें पता है लीस्ट रिएक्टिव है, और इनकी जो इनर्टनेस है केमिकल रिएक्टिविटी को लेके वो किस वजह से है, दो रीजंस की वजह से। पहली, जितनी भी नोबल गैसेस है एक्सेप्ट हीलियम, उनके पास कंप्लीटली फिल्ड NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी वैलेंस शेल में। और दूसरा, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, और जैसा कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो जो रिएक्टिविटी है नोबल गैसेस की, उसे बार बार जो है बहुत सारे ओकेजन्स पे इन्वेस्टिगेट किया गया है उनकी डिस्कवरी से लेके, लेकिन जितने भी अटेम्प्ट्स थे कि हम उनको रिएक्ट करवा सकें दूसरे एलिमेंट से और कंपाउंड बनवा सकें, वो अनसक्सेसफुल रहे। मार्च 1962 में नील बार्लेट जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में ऑब्जर्व किया एक रिएक्शन नोबल गैस का। तो पहला उन्होंने क्या है, एक रेड कंपाउंड बनाया जिसका फॉर्मूला था O2+ PTF6-। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, यानी कि 1175 किलो जूल्स पर मोल, वो ऑलमोस्ट जिनॉन के बराबर थी, क्योंकि जिनॉन की थी 1170 किलो जूल पर मोल। तो उन्होंने कुछ और एफर्ट्स लगाए कि इसी तरीके के कंपाउंड्स वो Xe के साथ बना सके जैसा कि O2 बनाता है, और फिर उन्हें जो है सक्सेस मिली। उन्होंने एक और रेड कलर कंपाउंड बनाया जिसका फॉर्मूला था XePTF6-। ठीक है, सो इन्होंने इसमें क्या किया था, PTF6 को जिनॉन के साथ मिक्स करके ये कंपाउंड बनाया था। इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारे जिनॉन कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए गए, मेनली जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन, उनके साथ, बाकियों के साथ नहीं। फिर जो क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स हैं वो काफी कम है, सिर्फ एक डाइफ्लोराइड जो है उसको स्टडी किया गया है डिटेल में, KrF2 जिसको हम बोलते हैं। अब जो रेडॉन के कंपाउंड्स हैं वो आइसोलेट नहीं किए गए लेकिन आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे RnF2 एक कंपाउंड है। तो ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक से ये कंपाउंड के बारे में पता लगाया गया है। और जो हमारे आर्गन, नियॉन, हीलियम है, उनके कोई भी कंपाउंड्स हमें आज तक मिले नहीं। ठीक है, तो अब हम जिनॉन की बात करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसी नोबल गैस है हमारी जो कि कुछ कंपाउंड्स बनाती है। तो जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स और जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। अब जिनॉन जो है वो 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। डायरेक्ट रिएक्शन होता है इसमें एलिमेंट्स का, लेकिन कुछ अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंडर। कैसे, जैसे Xe+F2 किया हमने, इसमें हमने जिनॉन को एक्सेस में लिया है, तो 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे ये XeF2 देगा। ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। फिर दूसरा हमारा जो है उसमें हम Xe+2F2 मिलाएंगे, इसमें हम 1:5 का रेशियो रखते हैं। इसको हम 873 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे मिक्स करते हैं, ये बनाता है XeF4 सॉलिड में। तीसरा है हमारा Xe+3F2, इसमें हम रेशियो लेते हैं 1:20 का, और इसमें 573 केल्विन पे रखते हैं इसको, और 60 से 70 बार का प्रेशर लगाते हैं, तो ये बना देता है हमारा XeF6। अब जो XeF6 है उसको बनाने का एक और तरीका है। कैसे, जब हम XeF4 को O2F2 से मिक्स कराएंगे तो हमारा XeF6 + O2 बन के आ जाएगा। अब ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं हमारे XeF2, F4 और F6, तीनों ही कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और जैसे ही 298 केल्विन तक हम इनको लेके जाते हैं ये सबलाइम हो जाते हैं, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी हैं ये, और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अगर कुछ अमाउंट हम वाटर का डाल देंगे, मतलब ट्रेसेस भी अगर हम वाटर की इन पे छुआ देंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जैसे XeF2 जो है वो हाइड्रोलाइज होता है जब कैसे होता है, XeF2 + 2H2O, ये हमें देगा 2Xe + 4HF + O2। ठीक है, अब 3 जो जिनॉन फ्लोराइड्स हैं हमारी, इनके स्ट्रक्चर को हम वेस्पर थ्योरी से डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा XeF2 और XeF4। तो XeF2 और F4 जो है उनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका तो लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा और इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा।
अब XeF6 जो है हमारा, उसमें क्या है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 6 तो बॉन्डिंग पेयर्स हैं जो कि 6 फ्लोरीन से अटैच हो रखे हैं और एक लोन पेयर है, इसीलिए इसका एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, जैसा कि गैस फेज में हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। अब जो ज़ेनॉन फ्लोराइड्स होते हैं वो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ रिएक्ट करके कैटायनिक स्पीशीज बनाते हैं और फ्लोराइड आयन डोनर्स के साथ रिएक्ट करके फ्लोरोएनायंस बनाते हैं। कैसे? जैसे XeF2 प्लस PF5, तो ये क्या बनाएगा XeF प्लस PF6 माइनस, या फिर XeF4 जो है वो SbF5 के साथ मिलके क्या बनाएगा XeF3 प्लस और यहाँ पे SbF6 माइनस। दूसरी तरफ XeF6 कैसे रिएक्ट करेगा प्लस MF, तो ये बना देगा M प्लस और XeF7 माइनस। यहाँ पे M जो है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। तो जब हम XeF4 और XeF6 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वाटर के साथ तो वो हमें XeO3 देता है। कैसे? 6 XeF4 प्लस 12 H2O गिव्स अस 4 Xe प्लस 2 XeO3 प्लस 24 HF प्लस 3 O2। और अगर हम XeF6 का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो ये हमें देगा XeO3 प्लस 6 HF। लेकिन अगर हम XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलेंगे, जैसे XeOF4 या फिर XeO2F2। कैसे? जैसे XeF6 प्लस वाटर, तो ये हमें देगा XeOF4 प्लस 2 HF। या फिर XeF6 में अगर हमने 2 H2O मिला दिया तो ये हमें देगा XeO2F2 प्लस 4 HF। अब जो हमारा XeO3 होता है जो हमें यहाँ पे मिल रहा था वो एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल। कैसे होता है वो मैं दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा XeO3, तो इसका ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। जबकि जो XeOF4 है हमारा वो एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और उसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर हो गया ये चीज। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे आज के लेक्चर के, जो कि है इन एलिमेंट्स के यूजेस। तो हीलियम जो है वो एक नॉन इन्फ्लेमेबल और एक बहुत ही हल्की गैस है, इसीलिए बलून्स भरने के काम में आती है। जैसे मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जो हम बलून्स भरते हैं उसमें, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें भी हम हीलियम को काम में लेते हैं। अब हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हीलियम का वो है 4.2 केल्विन। तो जो लिक्विड हीलियम है उसको हम क्रायोजेनिक एजेंट की तरह काम में लेते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हमें लो टेम्परेचर्स पे करने होते हैं उनके लिए। It is also used to produce and sustain powerful superconducting magnets which form an essential part of modern NMR spectrometers and MRI system for clinical diagnosis। तो NMR और MRI सिस्टम जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस का, उसके लिए जो हमारे पावरफुल सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए और उनको सस्टेन करने के लिए हम लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। अब इट इज ऑल्सो यूज एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटर्स बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। अब जो हमारे डाइविंग एपरेटर्स होता है, जो हमारे डाइवर्स होते हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन है उसमें हम इस हीलियम को एज अ डाइल्यूएंट मिलाते हैं क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में वो कम रहती है। तो हमारी जो बेंड्स की प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी वो नहीं होती है। नियॉन जो है हमारा उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब में और जो फ्लोरेसेंट बल्ब्स आते हैं उसमें यूज में लेते हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब्स कहाँ आते हैं? जो बाहर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगे रहते हैं उसमें जो फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं उनमें नियॉन ही यूज होता है। नियॉन बल्ब जो है उनको हम बोटानिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउसेज में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा आर्गन है उसको हम एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के काम में लेते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे, वहाँ पे हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है तो हम आर्गन को काम में लेते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं हमारे, उनमें भी आर्गन की फिलिंग की जाती है। इट इज ऑल्सो यूज इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। अब ऐसे सब्सटेंसेज जो कि एयर सेंसिटिव होते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन है उनका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है, वो लाइट बल्ब्स में यूज़ होते हैं जो कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। नॉर्मल लाइट बल्ब्स में ये यूज़ नहीं होते। क्लियर हो गया? सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पार्ट है। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी बात, जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैंने एक पोल जो है वो डाल रखा है जिसमें आप लोगों को मुझे बताना है कि पी ब्लॉक के बाद आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए। तो आप अपने सजेशंस वहां पे मुझे बता सकते हो।
ठीक है। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।